हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड करें। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, प्रबंध का पहला कार्य है तो इसका उत्तर होगा नियोजन। भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी सन 1991 में। अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है गोपनीय कार्य का। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है सर्वांगीण ज्ञान पर। संप्रेषण अंगुलता के समान माना जाता है अनौपचारिक संप्रेषण। विपणन का कार्य नहीं है संग्रहण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नियोजन डैश के बारे में सोचने की प्रक्रिया है भविष्य। विकेंद्रीकरण डैश का ही एक विकसित रूप है भारार्पण। चयन एक साध्य है डैश नहीं तो इसका उत्तर होगा प्रारंभ। अभिप्रेरणा डैश प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की डैश है शाखा। डैश द्वारा वस्तु की पहचान स्थापित की जाती है ब्रांड। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में बनाया गया था 1986। सही जोड़ी मिलाइए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उच्च स्तरीय प्रबंध। हेनरी फयोल का हो जाएगा अनुशासन का सिद्धांत। एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रयोग का सिद्धांत। अनौपचारिक संगठन का सामाजिक संबंध। आंतरिक स्रोत का होगा पदोन्नति। बाह्य स्रोत का परिसर भर्ती। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं? अधिकार, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है? वित्तीय अभिप्रेरणा। वास्तविक कार्य प्रगति और प्रमाप के अंतर क्या कहते हैं? नियंत्रण। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? वित्तीय नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। मुद्रा बाजार का नियंत्रण किस संस्था के द्वारा किया जाता है? केंद्रीय बैंक। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सत्य और असत्य बताइए। बजट भावी अनुमानों पर आधारित होते हैं, सत्य। संप्रेषण सदैव लिखित में होते हैं, असत्य। नेतृत्व निर्देशन का एक अंग होता है तो ये क्या है? सत्य होगा। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, असत्य। पूंजी व्यवसाय का जीवन रखता है, सत्य। पूंजी बाजार संगठित बाजार है, सत्य। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है क्योंकि यह पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ बदलती रहती है। एक निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि यह उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से उपयोग करके वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लोगों के प्रयासों के समन्वय का कार्य है। यह तब तक जारी रहती है जब तक संगठन द्वारा लक्ष्यों की प्राप्त नहीं किया जाता है। प्रबंध की दो विशेषताएं लिखिए। तो प्रबंध एक सतत प्रक्रिया होती है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान व सुधार करने की आवश्यकता रहती है। इसी कारण प्रबंध को एक सतत प्रक्रिया कहा जाता है। प्रबंध अधिकारियों का एक श्रृंखला होता है। एक संगठन में प्रबंध के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं। प्रत्येक निम्न स्तर उच्च स्तर से अधिकार प्राप्त करते हैं एवं उनके प्रति जवाबदेह होता है। परिणाम स्वरूप प्रबंध का एक ढांचा तैयार हो जाता है। वैश्वीकरण क्या होता है उसके बारे में बताना है। निजीकरण के दो लाभ लिखिए। निजीकरण के दो लाभ कौन कौन से हैं? आकर्षक निवेश, उचित संरचना और उत्तम साधनों के चलते निवेशक निजी क्षेत्र की कंपनियों पर अधिक भरोसा करते हैं। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले निजी क्षेत्र की कंपनियां भी बढ़िया निवेश पाया जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी। निजी क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता।
बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार कंपनियां नीतिगत फैसले करती है। मूल्यों में कमी और पदार्थों में गुणवत्ता इसका परिणाम है। नियोजन के उद्देश्य लिखे। भावी कार्य योजना तैयार करना नियोजन का आशय है। भविष्य के गर्त को देखना अर्थात भविष्य में क्या, कहाँ, कैसे, किसने व कौन सा कार्य करेगा इसकी रूपरेखा तैयार करना ही नियोजन का उद्देश्य होता है। भावी गतिविधियों में निश्चितता लाना। कार्य योजना सुनिश्चित न होने से कौन सा कार्य कब, कहाँ, कैसे, कौन करेगा यह अनिश्चित रहता है, जबकि इसका पूर्व निर्धारण कर लेने से भविष्य के कार्यों में निश्चितता आती है। अतः नियोजन भविष्य के कार्य में निश्चितता व स्थिरता प्रदान करता है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो विकेंद्रीकरण भारार्पण का एक विकसित रूप है, जब किसी उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कर्मचारी को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में अधिकारों का भारार्पण किया जाता है तो वह विकेंद्रीकरण कहलाता है। औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन में दो अंतर लिखिए। इसका निर्माण किसी योजना को पूरा करने के लिए विचार विमर्श करके किया जाता है। इसे किसी तकनीक उद्देश्य को पूरा करने के आदेश से बनाया जाता है। अनौपचारिक संगठन इसका निर्माण स्वतः ही सामाजिक संबंधों द्वारा होता है। इसका निर्माण सामाजिक संतोष को प्राप्त करने के लिए होता है। जनसंपर्क क्या होता है? 13वां प्रश्न यहाँ पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दो उद्देश्य लिखने। तो इसके उद्देश्य कौन कौन से? उपभोक्ता को बेहतर और सर्वांगीण सुरक्षा प्रदान करना, शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए मशीनरी प्रदान करना, उपभोक्ता को अधिकार प्रदान करना, उपभोक्ताओं के निवारण के लिए ढांचा तैयार करना, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। उपभोक्ताओं के किन्हीं दो अधिकारों को लिखिए। तो चुनाव का अधिकार, उपभोक्ता को क्या खरीदा जाए और क्या ना खरीदा जाए इस विषय में चुनाव करने का अधिकार है। कभी कभी जब आप कोई सेवा प्राप्त करते हो या वस्तु खरीदते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उन वस्तुओं का क्रय करने के लिए बाध्य किया जाता है जिन्हें आप खरीदना नहीं चाहते। सुरक्षा का अधिकार, यह अधिकार ऐसी वस्तुओं के विक्रय के संबंध में संरक्षण उपलब्ध कराता है जो स्वास्थ्य और जीवन के लिए असुरक्षित है। उसके बाद वित्तीय और गैर वित्तीय अभिप्रेरणा क्या होता है इसके बारे में पूरा लिखना है। यहाँ से पॉज करके इसको लिख सकते हैं। नियंत्रण के 3 उद्देश्य लिखे। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह जांचना और सुनिश्चित करना है कि कार्य का निष्पादन योजनाओं के अनुसार हो। योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रबंधकों को प्रगति को नापने के लिए ठीक से योजना बनानी होगी और उन्हें कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए निर्देशित करने के लिए प्रतिक्रिया प्राप्त करनी होगी। उसके बाद वित्तीय नियोजन की सीमाएं लिखिए। समन्वय का अभाव, समय अनुसार परिवर्तन का अभाव, पूर्वानुमान पर आधारित, ये 3 सीमाएं यहाँ से पॉज करके लिख ले। वित्तीय बाजार के 3 कार्य लिखना है। बचतों को गतिशील बनाना तथा उन्हें उत्पादक उपयोग में सन्निहित करना। वित्तीय बाजार बचतों को बचतकर्ता से निवेशकों तक अंतरित करने की सुविधा पूर्ण बनाता है। यह अधिशेष निधियों को सर्वाधिक उत्पादक उपयोग में सन्निहित करने में मदद करता है। कीमत निर्धारण में सहायक, वित्तीय संपत्तियों को तरलता प्रदान करना। 20वां प्रश्न है, हेनरी फयोल द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांतों को लिखिए। कार्य का विभाजन के बारे में बताएंगे, तो यहाँ से इसको अच्छे से नोट डाउन कर ले। इसके PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैं दे दिया हूँ, वहाँ से इसको डाउनलोड करें। अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में बताएंगे। इस तरह से आपको अधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में लिखना है। फिर अनुशासन के बारे में, फिर आदेश की एकता के बारे में आप लिखेंगे। तो ये 4 सिद्धांत हेनरी फयोल के द्वारा प्रतिपादित किए गए। उद्देश्य और नीति में 4 अंतर लिखे। परिभाषा, उद्देश्य किसी भी संगठन या व्यक्ति के लिए वांछित गंतव्य को प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित विचारों या लक्ष्यों का समूह है। नीतियाँ विभिन्न दिशा निर्देशों और नियमों के सेट
को बताकर वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। इसकी आवश्यकता के बारे में बताएंगे, फिर इसके महत्व को बताना है, फिर इसका उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में लिखना है। भर्ती के 4 बाह्य स्रोतों को वर्णन कीजिए। तो भर्ती के 4 स्रोत कौन कौन से हैं? पूर्व कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति, मित्र या रिश्तेदार, श्रम संघों द्वारा भर्ती, विज्ञापन मीडिया द्वारा, दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं, रोजगार समाचार, रोजगार नियोजन आदि में नौकरी का स्वरूप, प्रकृति, आवश्यक योग्यताएं, आवेदन करने का तरीका आदि विवरण का देकर भर्ती की जाती है। तो इस तरह से भर्ती के स्रोत लिखना है। यहाँ से पॉइंट वाइज मैंने लिख दिया है, यहाँ से इसको पॉज करके नोट डाउन कर ले। उसके बाद अगला प्रश्न, विक्रय संवर्धन की 4 विधियां लिखिए। मुफ्त नमूने बांटना, तो इस तरह से यहाँ से इसके टॉपिक को लिख सकते हैं। उपहार देना, पुरानी वस्तु देकर नई वस्तु, उसके बारे में लिखना है। और मूल्य में कमी। तो इस तरह से 4 टॉपिक है, यहाँ पर 4 संवर्धन की विधियां यहाँ से देखकर इसको लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।